चलिए सर, कस्टम की अमेंडमेंट्स जून 2022 एग्जाम सीएमए फाइनल सेकेंड पार्ट है ये मेरा। ठीक, फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं, शुरू के 4 पेजेस की अमेंडमेंट्स डिस्कस हो चुकी हैं 8 से 9 चैप्टर की। यूट्यूब पे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे ठीक पहले वो वीडियो आ रखी है, और या फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख लें। आप पहले आप उस वीडियो को देख लें पार्ट 1 बोल के, जहां पर मैंने सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर के कॉमन टॉपिक का डिस्कशन किया। अब यहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल से रिलेटेड है, और बेस्ट पार्ट क्या है, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो वो उन चैप्टर से रिलेटेड हैं जो सीए फाइनल में भी नहीं है। मतलब कुछ अमेंडमेंट्स ऐसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी चर्चा हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो चैप्टर्स एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल में ही अवेलेबल है। सीए फाइनल के बच्चे कस्टम में वो चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, तो उनकी अमेंडमेंट का डिस्कशन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए सर, शुरू के 4 पेजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड। अपनी फर्स्ट पार्ट में हम लोग पेज नंबर 5 पे हैं। अगर मैं बुक की बात करूं, सर कस्टम की 5th एडिशन की बुक के बाद प्लस आपका है जो हमने कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट दी थी दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए, प्लस जो अभी की क्लास में आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये आपके जून 22 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। और मैंने पहले पार्ट में जो भी अमेंडमेंट डिस्कस कर ली उसमें ये सारे चैप्टर में अब कोई अमेंडमेंट नहीं बची। अगर मैं अपने इंडेक्स में जाऊं तो ये जो इंडेक्स है, फर्स्ट 8 चैप्टर का जो इंडेक्स है आपका इंट्रोडक्शन, ये तो मैंने पिछले बार ही पूरा रूल ही चेंज करा दिया। दिसंबर 2021 की अमेंडमेंट बोल के ये मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, 7-8 पेज अब हो चुका है। ठीक, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आपको यहां पर एक नया सेस के बारे में बताया, और मैंने बोला रिसेंटली जून 22 के लिए जो लास्ट 6 महीने की अमेंडमेंट्स है उसमें कोई और अमेंडमेंट्स है नहीं वैल्यूएशन को लेके या ड्यूटी ड्रॉबैक को लेके। ठीक, जो भी अमेंडमेंट थी वो, जो भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट थी वो भी आपके साथ चली रही है, और प्लस दिसंबर 2021 की अमेंडमेंट बोल के मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। अगर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हैं या करंट बैच के स्टूडेंट हैं तो वो अमेंडमेंट्स आपको पास अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको अगर आपने हमारे पुराने बैच की क्लासेस को लेके एडमिशन करा रखा है तो उसी समय आपको वो नोट्स वगैरह सब दे रखे हैं दिसंबर 21 की अमेंडमेंट बोल के। ठीक, अब हम लोग फाइनली इनमें आते हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं बोल के, जैसे कस्टम का जो सिलेबस है वो इंटर में भी है और फाइनल में भी है। अब फाइनल में ये काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इंटर में आप नहीं पढ़ते हैं, फाइनल में एक्सक्लूसिवली आपको पढ़ना होता है, इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और अब इसमें से काफी सारे टॉपिक सीए फाइनल में है ही नहीं। सीए फाइनल के सिलेबस में जैसे अपील हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, डिमांड हो गया, ऑफेंसेस हो गया, ये सब है ही नहीं। तो इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स का डिस्कशन ओवरऑल कहीं भी नहीं होता, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कहीं भी नहीं होता। और एज ए सीएमए स्टूडेंट्स आपको उन छोटी छोटी अमेंडमेंट्स और उन चैप्टर्स का भी ध्यान रखना होता है जो आपको पढ़ना है, बाकियों को नहीं पढ़ना है, मेनली सीए फाइनल वाले स्टूडेंट को। तो चलिए, बहुत कम टाइम लगेगा, मैंने पहले ही कहा हुआ है कि काफी कम अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं। चलिए, इस बुक की अभी हमें जरूरत नहीं है। सर असेसमेंट टॉपिक में पेज नंबर 12.8 पर आप सेक्शन 5 पढ़ते हैं, पावर ऑफ ऑफिसर ऑफ कस्टम। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, मैं आपको उस नोट्स में लेके जा रहा हूं। असेसमेंट, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं पिछले बैच के, सेक्शन जिन बच्चों ने कस्टम 5th एडिशन से क्लासेस कंप्लीट कर रखी हैं, चैप्टर नंबर 12 असेसमेंट, इसमें जब हम लोग जाते हैं कहां पे, पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे 12.8 पर जब आते हैं तो यहां पर सेक्शन 5 का डिस्कशन है, पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स। यहां पे कमिश्नर अपील्स, जो कस्टम के अंदर कमिश्नर अपील्स होती हैं, उनके पावर का डिस्कशन हो रखा है कि भाई तुम बाकी कस्टम ऑफिसर्स की तरह काम नहीं करोगे, तुम्हें कुछ राइट्स दिए हुए हैं, बस उतना ही काम करो, बाकी की तरह काम मत करो, तुम थोड़े डिफरेंट हो। किसके बारे में कहा गया, जो कमिश्नर अपील्स हैं कस्टम वाले। तो उसके लिए यहां पर ही एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, इनका दायरा बढ़ गया है। एक्चुअली अभी नीचे हम लोग आगे चलेंगे सेक्शन 110 में, वहां पर एक नया सब सेक्शन आया है 1D,
जिसमें एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कमिश्नर अपील को, वो हम डिस्कस करेंगे। चूंकि वहां पर कमिश्नर अपील के स्कोप को बढ़ा दिया गया है, तो ये एक कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट है सेक्शन 5 में पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स को लेके, और कुछ खास नहीं। सर पेज नंबर 12.8 में पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स के अंदर कमिश्नर अपील्स के बारे में बात होती है कि कमिश्नर अपील्स shall not exercise the power and discharge the duty conferred or imposed on an officer of customs other than those specified in। मतलब अगर आप कमिश्नर अपील्स हैं कस्टम वाले, तो सिर्फ आप इन्हीं से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई काम जो दूसरे कस्टम ऑफिसर करते हैं वो ना करें। मेनली जो पावर टू समन का ऑप्शन दे रखा गया आपको 108 में, अपील चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं कमिश्नर अपील्स के पावर्स, वो आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक नया सब सेक्शन आया है 1D सेक्शन 110 में, वो भी काम अब आप एज अ कमिश्नर अपील कर सकते हैं। अब ये 1D क्या है वो तो आगे पढ़ लेंगे 110 के अंदर। बस इसको कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन सेक्शन 110, एक वहां पे नया सेक्शन आया है 1D, उसके चलते सेक्शन 5 में अमेंड किया गया। प्लीज ध्यान रखिएगा, एज पर CMA सिलेबस चल रहा है। मुझे नहीं पता CA फाइनल के स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं और उनकी टीचर वहां क्या पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है वहां इतने सारे नोटिफिकेशंस अलग से पढ़ाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन, इनफैक्ट ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन और रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं जो CA इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट नहीं किया अपने सिलेबस में। CMA की तो छोड़ दो। मतलब ऐसे समझो कि जो पोर्टल पे वेबसाइट पे जो अमेंडमेंट आती है ना, वो डिस्कस किया जाता है CA इंस्टीट्यूट का मटेरियल को साइड रख के। अपन तो वहां जा ही नहीं रहे। CMA इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो लेटेस्ट एडिशन है जनवरी 22 प्लस CMA इंस्टीट्यूट की जो सप्लीमेंट्री कह रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि लास्ट 6 महीने में क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या सर्कुलर आया है। CBIC के कस्टम वाले पोर्टल पे सब बच्चों को पढ़ाओ, रूल्स भी रेगुलेशन भी और डिफरेंट सर्कुलर भी, वो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको कस्टम में। कस्टम में हमें बहुत लिमिटेड वे में जाना है अपने सिलेबस में, और कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर तो CA फाइनल में है ही नहीं। पहले भी क्लास में मैंने कहा हुआ है, आप बच्चे पैनिक में आ रहे हैं। CA के स्टूडेंट्स 30-35 पेज की अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं कस्टम में बिना मतलब के, उसको देख के आप बच्चे भी पैनिक में आ रहे हैं। आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बस आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं उतना ही करना है आपको एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स। सर सेक्शन 153 में को मैंने पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया है, पेज नंबर 12.13 5th एडिशन में। इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। पूरा का पूरा सेक्शन 153 मैंने अपने अमेंडमेंट के नोट्स में रिप्रोड्यूस कर दिया। एक छोटा सा लाइन ऐड हुआ है कि भाई चूंकि कॉमन पोर्टल को अब हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, कॉमन पोर्टल के बारे में आपको पढ़ाया मैंने शुरू में। पहला पार्ट जो था मेरा कस्टम की अमेंडमेंट वीडियो, जिसको देखते हुए आप इस पार्ट में आए हैं, उसमें मैंने आपको कॉमन पोर्टल के बारे में बताया, आइस गेट के बारे में बताया। सर चूंकि इस पोर्टल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है सेक्शन में, ऑलरेडी मैंने आपको यहां पर सेक्शन 2 पढ़ाया, सेक्शन 2 क्लॉज 7B, और इसका एक अपना सेक्शन आ गया 154C कॉमन पोर्टल के बारे में। और कॉमन पोर्टल क्या नोटिफाई हुआ, वही आइस गेट जिसका क्लास में डिस्कशन होता है आपके साथ। चूंकि ये पोर्टल अब रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो 153 में नोटिस हम आपको देंगे, ऑर्डर सर्व करेंगे, वो हम आपको पोर्टल पे भी सर्व कर सकते हैं। जो आपका लॉगिन आईडी है, जो आपका वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड आप डाल के आप जाते हो जिस पेज पे, हम वहां इनबॉक्स में आपको अपलोड कर देंगे। वहीं से तुम्हारा नोटिस सर्व माना जाएगा, ऑर्डर सर्व माना जाएगा। तो एक छोटा सा एक लाइन ऐड किया गया है सेक्शन 153 में कि हम आपके बहुत सारे तरीके हैं आपको ऑर्डर, डिसीजन, समन, नोटिस सर्व करने का। उसमें एक तरीका और ऐड हो गया है, हम इन नोटिस, समन, ऑर्डर को आपके कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल करा देंगे, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। इसे डिलीवर्ड माना जाएगा। इतने सारे तरीकों में एक और तरीका ऐड हो गया है, बिकॉज नाउ वी हैव अ रिकॉग्निशन फॉर कॉमन पोर्टल इन आवर एक्ट। बस एक छोटी सी एक लाइन ऐड हुई है फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू आपके एग्जाम के लिए, जिसके लिए मैंने ये पूरा सेक्शन रिप्रोड्यूस कर दिया है।
ऑलरेडी पेज नंबर 12.13 में ये सेक्शन आपको पूरा पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। सर चैप्टर 13 में एक नया सेक्शन ही आया है, मतलब जो आपने पढ़ा है चैप्टर 13 में, मैं आपको एक बार चैप्टर 13 का मुखड़ा दिखा दूं। चैप्टर 13 डिमांड एंड रिकवरी, सेक्शन 28(1), सेक्शन 28(4), फ्रॉड का केस है तो 5 साल, अदरवाइज 2 साल। ये जो भी आपने टाइम लिमिट पढ़ी है नोटिस की, प्री नोटिस कंसल्टेशन की और ऑर्डर पास होने की, एज इट इज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपने यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, काफी कुछ यहाँ पर क्लास में पढ़ाया गया है, कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने क्लास के अंदर पढ़ा है सब वैलिड है आपके एग्जाम्स के लिए। खाली एक नया सेक्शन आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेक्शन 288BB। एक नई टाइम लिमिट आ गई है कि भाई अगर आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर पर ऑडिट, सर्च, सीजर या समन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टार्ट किए हो तो उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल मत चलाओ। गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट लगा दी है, 2 साल के अंदर नोटिस भेजना है भेज दो, और इस 2 साल के टाइम को 1 साल और बढ़ा सकते हो। बस तुमको ये एक नया सेक्शन बोल के चैप्टर 13 में ध्यान रखना है कि एक नया सेक्शन आया है 288BB, कहता है कि अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर को के ऊपर कोई इंक्वायरी कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ सर्च, बिकॉज ऑफ सीजर, बिकॉज ऑफ समन, कस्टम की, मतलब ऐसे समझो कि कस्टम की कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे, अब फ्यूचर पे उसको नोटिस भेजना है 28(1) का या 28(4) का, तो वो नोटिस भेज दो 2 साल के अंदर। 2 साल के टाइम के पीरियड को 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 3 साल के अंदर नोटिस भेज दो। मतलब गवर्नमेंट सिंपल ये कहना चाह रही है कि किसी को हरास मत करो। अगर तुम एक्सपोर्टर या इंपोर्टर पे किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके नोटिस भेजना चाहते हो तो नोटिस भेज के काम खत्म करो, उसको 5 साल 10 साल मत लटकाओ। कहता है एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, कस्टम एक्ट, कल्मिनेटिंग मतलब एंडिंग विथ नोटिस, मतलब कोई इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब उस पर हमें नोटिस भेजना है 28(1) का या 4 का, तो कहता है 2 साल के अंदर भेज दो। 2 साल कहां से लेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ऑडिट, सर्च, सीजर और समन। इस 2 साल के पीरियड को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, रीजनेबल रीजन राइटिंग में लिख के। कौन बढ़ा सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कस्टम वाला। 2+1 ऐसे ध्यान रखना। सर ये जो टाइम लिमिट है 2 साल या 1 साल, इस अगर मान लो ये जो इंक्वायरी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें स्टे लग चुका है कोर्ट का, मान लो 1 महीना खराब हो गया है तो 1 महीना एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। या फिर इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में हम किसी बाहर की कंट्री के अथॉरिटी को अप्रोच करके कुछ डॉक्यूमेंट वहां से मंगा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मंगा रहे हैं, और मान लो वहां 6 महीना बर्बाद हो चुका है तो 6 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस इतना ही है। तो यानी एक टाइम लिमिट आ गई है। लेकिन बोलता है कि अगर कोई केस पहले से चल रहा है, जिस दिन प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है आपके फाइनेंस बिल पे, यानी 28 मार्च 2021, या उसके पहले से अगर कोई केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो उस पर यह टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर ऑडिट, सर्च, समन के कारण इंपोर्टर या एक्सपोर्टर पे कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, कब से? 28 मार्च के बाद। 28 मार्च के बाद जिस दिन प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है, यानी सबसे आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। अरे आपका एग्जाम जून 22 में, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 21-22। इनकम टैक्स की तरह तो इसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चलता नहीं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। और अगर कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ ऑडिट, सर्च, समन, सीजर, तो फिर 2 साल का टाइम लिमिट अप्लाई होगा। 2 साल के अंदर नोटिस भेज दो 28(1) की या 28(4) की, ठीक। और इस टाइम लिमिट को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के थ्रू। पुराने केसेस जो इंक्वायरी पहले से चल रही, इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा है, मान लो 2020 का है केस, 2019 का केस है, तो उस पर यह टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव अप्लाई हुआ है, पुराने केसेस के लिए अप्लाई नहीं हुआ है, ऐसे समझो। बहुत छोटा सा एक अमेंडमेंट आया है, किसमें? चैप्टर 13 में, डिमांड और रिकवरी में। यह ध्यान आपको एग्जाम के लिए रखना है। अब ये चैप्टर सीए फाइनल के सिलेबस में नहीं है, तो वहां इस अमेंडमेंट का डिस्कशन नहीं होता है,
न सीए फाइनल के स्टूडेंट करते हैं, न उनके टीचर करते हैं यूट्यूब पे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैनेज करके चलना होगा। ये नहीं सोचना है कि अरे सर ने ये अमेंडमेंट कहां से पकड़ा दिया है, नहीं, ये आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, आपका रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए सर आगे चलते हैं। सर्च में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 110 में सीजर का जो पूरा डिटेल्ड आप क्लास में पढ़ते हो मेरे साथ ऑफेंस वाले चैप्टर में, ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड कन्फिस्केशन वाले चैप्टर में सेक्शन 110 के बारे में आप मेरे से पूरा डिटेल्ड पढ़ते हो। सब सेक्शन 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5 पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक छोटी सी यहां पर अमेंडमेंट हुई है कि भैया अगर सेक्शन 110 में कोई गुड्स सीज हो रहा है तो यहां पर क्या था कि अगर वो कोई गुड्स पेरिसेबल नेचर का है या डेप्रिसिएबल नेचर का है, या फिर वो गुड्स ऐसा है कि भाई अब उसको तो भाई सीज करो और बेचो, डिस्पोज ऑफ करो, तो उसके लिए यहां पर था कि एप्लीकेशन देनी है मजिस्ट्रेट को। ठीक, आप इस सेक्शन को पेज नंबर 15.1 पे मेरे साथ पढ़ते हो क्लास में, नॉर्मल क्लास में। चैप्टर नंबर 15 एक बार ले आता हूं, चैप्टर नंबर 15.1 पे ये सेक्शन पढ़ते हो 110 आपको 2 पेज में पूरा समझाया मैंने। यहीं पर एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है इसके बाद कि भाई एप्लीकेशन जो आप किसको देते हो, मजिस्ट्रेट को, अब वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की जगह किसको दे सकते हो, कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अपील उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और फिर प्रॉपर ऑफिसर उस सीज्ड गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अगर वो गुड्स कौन है, गोल्ड। हर केस में नहीं, जैसे आपने क्लास में पढ़ा कि यहां पर एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को देंगे, मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को अलाउ करेगा और उसके बाद जिन गुड्स का यहां डिस्कशन है उसको प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर डिस्पोज ऑफ कर देगा, क्योंकि वो पेरिसेबल इन नेचर का है या फिर से और किसी रीजन से। सर कोई अदर रेलिवेंट रीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पेरिसेबल ही हो। तो अब गवर्नमेंट बोलती है अगर केस गोल्ड है, अगर जो गुड सीज्ड हुआ है वो गोल्ड है और उसको डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर ऑफिसर को, बिकॉज गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई इसको रखना नहीं है, लौटाना नहीं, इसको डिस्पोज ऑफ करो। तो गोल्ड के केस में अब क्या है, डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपको पहले एप्लीकेशन देना होता था मजिस्ट्रेट को। वो एप्लीकेशन बोलता है मजिस्ट्रेट की जगह आप किसको दें, कमिश्नर अपील को। कमिश्नर अपील उस एप्लीकेशन को अलाउ करेगी और फिर प्रॉपर ऑफिसर उस प्रोडक्ट को यानी गोल्ड को डिस्पोज ऑफ कर देगा। बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट यहां पर आई है, यहां स्कोप बढ़ा है कमिश्नर अपील का। इसी के कारण यहां पर कमिश्नर अपील को ये पावर एड ऑन किया गया कि भाई तुम वो भी काम कर लो जो सेक्शन 110 में 1D में तुम्हारे पास आया है। बस इतनी सी एक छोटी सी अमेंडमेंट है। मैंने इसको छोटा सा एक पैराग्राफ अमेंडमेंट था जिसको बताने के लिए मैंने पूरा का पूरा सेक्शन 110 आपके सामने रखा हुआ है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगेन पेज नंबर 15.6 पे, पेज नंबर 15.6 पर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं सेक्शन 113, कौन कौन सी सिचुएशन में एक्सपोर्ट होने वाला गुड्स कन्फिस्केट हो सकता है, जब्त होना। ठीक है सर, उसमें एक पॉइंट और बढ़ गया है, ये पॉइंट, बस एक छोटा सा पॉइंट ये बढ़ा है जिसके कारण मैंने पूरा का पूरा सेक्शन 113 इस अमेंडमेंट के नोट्स में रिप्रोड्यूस कर दिया है। छोटी सी एक लाइन है, कहता है एनी गुड्स इंटर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर द क्लेम ऑफ रेमिशन और रिफंड ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स और लेवी टू मेक अ रॉन्गफुल क्लेम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो तुमने मान लो किसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस पर तुमने काफी सारा टैक्सेस इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे कर रखा है, आईजीएसटी जीएसटी पे कर रखा है, लोकल टैक्सेस पे कर रखे हैं। अब चूंकि वो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो तुम उस पर रेमिशन या रिफंड मांग रहे हो जो ऑलरेडी तुमने ड्यूटी लेवी पे कर रखा है, बट रॉन्गफुल क्लेम कर रहे हो, यानी कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हो, तुम फ्रॉडुलेंट वे में रिफंड लेना चाहते हो। एफटीपी के अंदर एक नया स्कीम आया है जो ऑलरेडी मैंने पार्ट ऑफ दिसंबर अमेंडमेंट्स तुमको बताया है। सर एमईआईएस की जगह एफटीपी की क्लास में हम लोग एमईआईएस स्कीम पढ़ते हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। सर्विसेज के लिए अलग पढ़ते हैं और गुड्स के लिए अलग पढ़ते हैं। ठीक, गुड्स के लिए जो एमईआईएस स्कीम है वो बंद कर दी गई है 1 जनवरी 2021 से, और उसकी जगह एक नई स्कीम आई है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
RODTEP। अब ये स्कीम की डिटेल्ड गाइडलाइंस आ रखी हैं जो सीए स्टूडेंट पढ़ते हैं, 2-3 पेज में पढ़ रहे हैं इस स्कीम को, अपने को नहीं पढ़ना है जैसे सीएमए स्टूडेंट। सीएमए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना सा पोर्शन मेंशन कर रखा है इस स्कीम के बारे में अपने स्टडी मटेरियल में, आपको सिर्फ इतना सा ही तैयार करके एग्जाम में जाना है, जो ऑलरेडी मैंने दिसंबर 21 की अमेंडमेंट बोल के आपको करा रखा है। एनीवे मैं फिर से इसको बता दूंगा, इसी स्कीम में आप गलत तरीके से रिफंड लेने का कोशिश कर रहे हैं तो जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है उसका कन्फिस्केशन हो जाएगा, की अमेंडमेंट यहां पर है। कहता है एनी गुड्स इंटर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर अ क्लेम ऑफ रेमिशन और रिफंड, वही जो अभी नई स्कीम आपको बताई उसके अंदर, और रॉन्गफुली तुम क्लेम कर रहे हो, तुम लॉ एक्ट को रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो रिगार्डिंग जो वो स्कीम है रिगार्डिंग दिस रेमिशन और रिफंड, तो जो भी गुड्स तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो सेक्शन 113 में कन्फिस्केट हो जाएगा। तो एक छोटी सी ये अमेंडमेंट आई है 113 में। ठीक सर, एक नया सेक्शन आया है पेनल्टी का 114 AC, पेज नंबर 15.8 पर आप कुछ पढ़ते हो पेनल्टी के बारे में, ये सेक्शन तो नया आया है। आप यहां पर पढ़ते हो सेक्शन 114AA की पेनल्टी, 114 AB की पेनल्टी 15.8 पे, तो वहीं पे मिलती जुलती एक पेनल्टी आई है 114 AC की, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ITC फॉर क्लेमिंग रिफंड। सर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का एक्सपोर्ट करते समय रिफंड क्लेम कर रहे हो, और रिफंड में जो तुम वो जो GST वाला रिफंड है ITC, वो तुम फ्रॉडुलेंटली क्लेम कर रहे हो, GST वाला ITC है ना। एक्सपोर्ट के केस में आपको रिफंड मिल जाता है ड्यूटीज का इंक्लूडिंग GST का, GST पोर्शन पे तुम फ्रॉड कर रहे हो, रॉन्गफुल ITC, तुम्हारे पास ITC एलिजिबल नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं नहीं जी मैं इस ITC के लिए एलिजिबल हूं, मुझे इसका रिफंड दो। तो कहता है जितना भी तुम रिफंड क्लेम कर रहे हो उसका 5 गुना 5 टाइम्स तक आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वेयर एनी पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एनी इनवॉइस बाय फ्रॉड, collusion, willful misstatement or suppression of fact to utilize ITC, wrong ITC, यानी ये कौन सा इनवॉइस है? GST इनवॉइस। On the basis of such invoice for discharging any duty or taxes on goods that are entered for exportation under the claim of refund of such duty or taxes, such person shall be liable for penalty not exceeding 5 times the refund claimed। सर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, अब मान लो तुम GST में रिफंड लेना चाहते हो तो जाओ वहां ले लो, नहीं तुम GST में नहीं लेना चाह रहे, कस्टम में रिफंड लेना चाह रहे हो, तो तुमने GST जो तुमने क्लेम किया कि मुझे इस GST का जो GST मैंने इनवॉइस पर पे कर रखी है परचेज वगैरह करते समय, और वो इनवॉइसेस तुमने फ्रॉडुलेंटली अरेंज कर रखी है, यानी वो इनवॉइस 2 नंबर वाली इनवॉइस थी, मतलब रॉन्ग इनवॉइस, फ्रॉडुलेंट बेसिस पर GST पेड इनवॉइसेस की हेल्प से, मान लो तुमने माल नहीं खरीदा है फिर भी तुमने गुड्स की इनवॉइस अरेंज कर लिए कि जी मैंने ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके अब एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैंने देखो GST पेड कर रखा है, मुझे इसका रिफंड चाहिए, और बाद में पता चलता है कि वो GST इनवॉइस गलत थी, वो ITC गलत थी, जिसका वो GST वो इनवॉइस वो ITC सब गलत था, जिसका तुम कस्टम के अंदर रिफंड क्लेम कर रहे हो, से 1 लाख रुपए का फ्रॉड है। 1 लाख रुपए GST, 1 लाख रुपए इक्विवेलेंट GST का फ्रॉडुलेंट इनवॉइस है, तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी तुमको इस सेक्शन में लग सकती है। डन, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, सीधा FTP में चलते हैं। सर FTP में कोरोना के कारण 2020 के बाद कोई FTP आई ही नहीं। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 20 थी, फिर बढ़ के 21 हुई, फिर बढ़ के 30 सितंबर 2021 हुई, अब बढ़ के ये 31 मार्च 2022 हो चुकी है। बस यानी जो भी आप क्लास में पढ़े हो वो एज इट इज आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। सर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने पढ़ी 2020 वाली, वही अभी कंटिन्यू है। कोई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आनी थी 2021 से लेकर 25-26 तक की, वो नहीं आई है बिकॉज ऑफ द कोरोना फर्स्ट फेज, कोरोना सेकेंड फेज। पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ही गवर्नमेंट चलाए जा रही है, ठीक है।
तो आपको भी अपने सिलेबस में वही पढ़ना है जो कट ऑफ डेट क्लास में पढ़ते हैं। 31 मार्च 2020, फिर पढ़ा 2021, फिर पढ़े हम लोग बीच में 30 सितंबर 2021। अब वो कट ऑफ डेट कितनी हो चुकी है? 31 मार्च 2022। ठीक, और वही 2-3 जगह हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर या ईपीसी स्कीम के अंदर या फिर ईओयू के अंदर। आपको वहां क्लास में कट ऑफ डेट पढ़ाया गया है 31 मार्च 2021 तक। आपको आईजीएसटी से एग्जम्पशन है, जीएसटी कॉम्पनसेशन से एग्जम्पशन है। वो डेट बीच में बढ़ के हो गई थी 30 सितंबर 2021, अब वो डेट बढ़ के हो गई है कितनी? 31 मार्च 2022। एफटीपी के बारे में, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन के बारे में आप पढ़ते हो पेज नंबर 6 में। मैं अगर डेट यहां से दिखा दूं, पेज नंबर 6 आपको क्लास में पढ़ाया गया 31 मार्च 2021, फिर अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया 30 सितंबर 2021। अब ये डेट हो चुकी है 31 मार्च 2022। ऐसे ही आगे एक स्कीम है ईपीसीजी स्कीम, वहां भी इसकी डेट बढ़ गई है। ईपीसीजी स्कीम में भी ये डेट अब कितनी हो गई है? 31 मार्च 2022, पेज नंबर 20 पे। और ऐसे ही पेज नंबर 22 और 23, पेज नंबर 23 पे सबसे नीचे यहां डेट थी, ये एग्जम्पशन की डेट बढ़ के हो गई है 31 मार्च 2022। यानी आईजीएसटी और जीएसटी सेस का एग्जम्पशन कंटिन्यू है 31 मार्च 2022 तक। आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ठीक सर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एमईआईएस स्कीम जो क्लास में पढ़ते हैं, 2 स्कीम पढ़ते हैं, एमईआईएस और एसईआईएस। पीछे चलते हैं, आप यहां क्लास में एक पढ़ते हो पेज नंबर 14 पे एसईआईएस, और एक आप क्लास में पढ़ते हो एमईआईएस पेज नंबर 12 पे। सीएमए इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, सीएमए इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मटेरियल में एमईआईएस को नहीं हटाया है। जितने भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े वो सब दिए हुए हैं, प्लस एग्जाम्पल सब दिए हुए हैं। यानी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, कोई ठीक नहीं है सीएमए इंस्टीट्यूट का। लीगली देखें तो ये स्कीम अब बंद हो चुकी है एमईआईएस, तो सीएमए इंस्टीट्यूट को अपने स्टडी मैट से हटा देना चाहिए था और एग्जाम में भी नहीं पूछना चाहिए था। अब देखो एग्जाम में पूछेगी नहीं पूछेगी वी डोंट नो, स्टडी मैट में दिया हुआ है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जो क्लास में ये पढ़ाया है वो पढ़ना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई है 1 जनवरी 2021 से, और उसकी जगह ये आ गया है रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, आरओडीटीईपी स्कीम। अच्छा, एग्जाम में कोई शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है इस पे, तो आपको यही चीजें लिखनी है सर, ये 6-7 लाइन ही लिखनी है आपको एग्जाम में। यही चीज स्टडी मैट में दे रखी है, यही चीज इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री में दे रखी है। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स इसी स्कीम को 3-4 पेज में पढ़ रहे हैं, राइट? वो सब चीजें हमारे सिलेबस में अडॉप्ट नहीं हुई हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं, जून में एग्जाम है आपका, तो सिर्फ इतनी ही चीजें इस स्कीम के बारे में पढ़नी है, याद करनी है और एग्जाम में लिखना है। बस ये ध्यान रखना, भूल जाओ सीए स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं और उनके टीचर वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक, MEIS replaced with the new scheme with effect from 1 जनवरी 2021. Benefit under MEIS are not available for export made with effect from 1 जनवरी 2021. इसीलिए मैंने कहा कि अब सीएमए इंस्टीट्यूट को अपने स्टडी मैट से MEIS हटा देना चाहिए। नहीं हटाया है तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ तो है ही क्लास के अंदर। गवर्नमेंट ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है एक्सपोर्ट गुड्स के लिए। इस स्कीम में क्या होता है, रिफंड मिलेगा एक्सपोर्टर को जो भी उसने सेंट्रल या स्टेट लेवल या लोकल टैक्सेस पे किए हैं, जिनका पहले रिफंड नहीं मिलता था। यानी ये स्कीम में स्कोप बढ़ गया है, काफी सारे टैक्सेस इंक्लूड कर दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आपको रिफंड दिया जाएगा, इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस एंड कोई लोकल टैक्सेस लग रहे हैं म्युनिसिपैलिटी वाले तो वो भी। फर्दर आपको रिफंड सीधा आपके लेजर अकाउंट में मिलेगा जो पोर्टल पे मेंटेन हो रहा है और जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने में, जो आगे किसी इंपोर्ट गुड्स में आप पे करेंगे। अगर आप खुद यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे इंपोर्टर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ये क्रेडिट अपने लेजर अकाउंट से। बेस्ट पार्ट। उसके अलावा सर कहता है कि अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको
अपना इंटेंशन डिक्लेयर करना होगा इच एक्सपोर्ट आइटम में के अगेंस्ट में एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बेसिकली कह रहा है द एक्सपोर्टर डिजायरस ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर हिज इंटेंशन फॉर इच एक्सपोर्ट आइटम। मतलब आइटमाइज्ड आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सर मैं 5 आइटम एक्सपोर्ट कर रहा हूं और इन सभी आइटम के अगेंस्ट में मैं इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूं, इस स्कीम में रेमिशन या रिफंड लेना चाहता हूं। और पीछे क्या पढ़े, अगर तुम यही जो डिस्क्लोजर है, डिक्लेरेशन जो अगर तुम गलत दोगे, रॉन्ग क्लेम करोगे इस स्कीम के अंदर, तो तुम्हारा गुड्स कन्फिस्केट भी हो सकता है। बस सर ये जो कंडीशंस और एक्सक्लूजन है ये अपने को एज अ सीएमए स्टूडेंट नहीं पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। बस अमेंडमेंट्स कंप्लीट हैं आपके कस्टम की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक छोटा सा यहां पे रीडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है मैंने। सर ये इधर रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में अडॉप्ट किया है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिवाइज टू बी इन लाइन विथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सर किन रीजन से डीजीएफटी प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। प्रोहिबिट मतलब करने ही नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्ट का मतलब कंडीशनल रेस्ट्रिक्शन, इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा। तो ये लिस्ट है जस्ट फॉर सेल्फ रीडिंग पर्पस। कोई भी इसमें से 5-6 लाइन तुमको ध्यान रखनी है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो लिख देना। मेरे हिसाब से इसमें से तो देखो तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम्स है, सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से इसमें से कुछ भी लिखने के लिए नहीं आएगा, आया भी तो इसमें से ऐसा करना 5-6 लाइन ध्यान रख के लिख देना। और बहुत कॉमन लाइन है कि भाई इंडिया में हमें किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो हम इंपोर्ट पे रोक लगा देंगे, हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो स्कार्स हैं, ठीक है, तो हम उसके एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो यही सब छोटी छोटी चीजें यहां पर दे रखी हैं जिसको तुम अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। मतलब ये मैं पढ़ूं या आप खुद पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक सिंगल रीडिंग दे दीजिएगा और इसमें से कोई भी 5-6 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर एफटीपी के अंदर क्वेश्चन आता है, हालांकि कस्टम में ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है कि किन कारणों से डीजीएफटी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे या फिर प्रोहिबिशन का मतलब करने ही नहीं देंगे एक्सपोर्ट या करने ही नहीं देंगे इंपोर्ट, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब कंडीशनल इंपोर्ट या कंडीशनल एक्सपोर्ट। तो वो रीजंस हैं, कॉमन रीजंस काफी सारे। तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये तो राइट बनता है हमारा, जैसे ऑन इंपोर्ट पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे टू प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन इंडिया में मान लो कोई इंडस्ट्री है जो अभी बढ़ रही है, से किसकी इलेक्ट्रॉनिक इसकी क्या कहते हैं, ये जो ई कार से रिलेटेड बैटरीज हैं उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बढ़ रही है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी को सप्लाई करेगी, तो हम तत्काल 3-4 साल के लिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके लिए जो बैटरी यूज होती है उसके इंपोर्ट पे रोक लगा देंगे। तो दीज आर द रीजंस जिनके बेसिस पर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या ऑल टुगेदर क्लोजर कर सकते हैं कि नहीं जी ये गुड्स का अगले 5 साल तक कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा या इंपोर्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे तो इस चीज को इंपोर्ट नहीं करने देंगे। बीच बीच में गवर्नमेंट एक फैसला ले लेती है ना कि इंडिया में मलेशिया से पाम ऑयल नहीं आएगा तो हम इंडिया से गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो तरह तरह के गवर्नमेंट मेजर लेती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, वो इन्हीं के कारण लगाती है। एंड दीज आर एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस, मतलब WTO में कंप्लेन करने से भी कुछ नहीं होगा। कोई भी कंट्री इन पॉइंट्स पर कभी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मान लो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर केस कर दे इन सब नोटिफिकेशन के खिलाफ, तो WTO भी कुछ नहीं करेगा। इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि भाई किसी भी कंट्री का सोवरेन राइट है कि इन पॉइंट्स पर वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सर इससे ज्यादा आपको कोई और अमेंडमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपका जून में एग्जाम्स हैं। बात मानिए, डोंट कंपेयर योर अमेंडमेंट्स विथ CA फाइनल का स्टूडेंट, उनको पढ़ने दीजिए वो जो पढ़ रहे हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली
पढ़ा दिया गया, कोई भी अमेंडमेंट्स इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर।